कल हम लोग बात कर रहे थे सेक्शन 84 पे और समस्या आ गई थी कॉन्सेप्शन की, क्योंकि हम ही उलझ गए। और उलझाव का कारण ये था कि इसका जो मार्जिनल है वो कहता विदेशी राज्य कब बाद ला सकेंगे, और आगे बताता कोई विदेशी राज्य किसी भी सक्षम न्यायालय में वाद ला सकेगा, परंतु ये तब जबकि वाद का उद्देश्य ऐसे राज्य के शासक में या ऐसे राज्य के किसी अधिकारी में उसकी लोक हैसियत में निहित प्राइवेट अधिकार का प्रवर्तन कराना हो। तो कहता विदेशी राज्य कब वाद ला सकेंगे, इसका मतलब यह हो गया कि विदेशी राज्य पर वाद आ ही नहीं सकता। भाई उसने ये कहा कि विदेशी राज्य कब वाद ला सकेंगे, तो हमें जो शंका हुई वो सेक्शन 84 पढ़ने के कारण इस वजह से हो गई। हालांकि इससे पहले बहुत बार पढ़ा और पढ़ा है, लेकिन जब इस बार पढ़ा तो दिखाई ये दे रहा है कि ये लिखा है कि विदेशी राज्य कब वाद ला सकेंगे। तो मन में ये शंका आई कि कहीं ऐसा तो नहीं कि विदेशी राज्य तो वाद ला सकेंगे, लेकिन भारत का नागरिक अगर विदेशी राज्य पर वाद लाना चाहता है तो उसे संबंधित देश में जाकर ही विदेशी राज्य या लोक अधिकारी जिस पर भी वो मुकदमा लाना चाहता है विदेश के, उस पर मुकदमा लाना पड़ेगा। कहीं ये स्थिति तो नहीं है, क्योंकि सेक्शन 84 जो भाषा प्रयोग कर रहा है उससे तो ऐसा ही लग रहा है कि विदेशी राज्य कब वाद ला सके। तो सेक्शन 84 पढ़ने से ऐसे ही लगता है कि मानो विदेशी राज्य तो वाद लाएंगे, लेकिन विदेशी राज्य पर वाद हिंदुस्तान में नहीं लाया जा सकेगा। इस बात का यह अर्थ नहीं होगा कि विदेशी राज्य पर वाद लाया ही नहीं जा सकता, लेकिन उसकी प्रक्रिया ये कम से कम सीपीसी में दी है। इस बात पर शंका हुई, इसीलिए हमने समय लिया। लेकिन 84, 85 और 86 तीनों को एक साथ पढ़ते हैं, और जब 86 पढ़ेंगे तब उसमें यह लिखा है कि विदेशी राज्य पर वाद लाने की या विदेशी राज्य जो वाद लाएंगे उनमें विदेशी राज्य की प्रतिरक्षा के लिए केंद्र सरकार के द्वारा व्यवस्था की जा सकती है, और केंद्र सरकार विदेशी राज्यों के विरुद्ध वाद लाने की अनुमति कब कब देगी। तो जो वहां ये प्रक्रिया भी है कि विदेशी राज्यों के विरुद्ध वाद लाने के लिए अनुमति केंद्र सरकार कब कब देगी, तो इसका मतलब ही ये हो गया कि विदेशी राज्यों के विरुद्ध भी मुकदमा आ सकेगा। हालांकि इससे पहले जितनी बार भी बात हुई इस पर हमेशा यही कहा कि विदेशी राज्य भी वाद ला सकेंगे और उन पर भी वाद आ सकेगा। लेकिन अगर मन में शंका पैदा हो गई तो फिर उसका समाधान जरूरी था, ये तो अपना ही मन संतुष्ट नहीं होता, इसीलिए समय मांगा। खैर अब बात क्लियर है कि विदेशी राज्य भी वाद ला सकेंगे और विदेशी राज्यों पर भी वाद आ सकेगा। ये अलग बात है कि विदेशी राज्यों पर वाद सभी स्थितियों के लिए नहीं लाया जा सकता। कुछ दशाएं हैं उनमें ही विदेशी राज्य भी वाद ला सकेंगे और उनमें ही विदेशी राज्य पर भी वाद आ सकेगा। और वो दशाएं कौन सी है वो उन्होंने सेक्शन 84 में क्लियर कर दिया, क्योंकि उन्होंने कहा कि विदेशी राज्य वाद ला सकेंगे परंतु तब जबकि उनका उद्देश्य राज्य के शासक में या ऐसे राज्य के किसी अधिकारी में उनकी लोक हैसियत में निहित प्राइवेट अधिकार का प्रवर्तन कराना हो। तो दो तीन बातें समझनी होंगी
कि एक तो उस राज्य का शासक वाद ला रहा है, ये जाने कैसे? क्योंकि किसी राज्य का शासक कौन है ये कैसे पता लगे? आप कहेंगे अखबार में छपता रहता है कि डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो अखबार कल से छापना शुरू कर दे कि डोनाल्ड ट्रंप नहीं बराक ओबामा अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, तो तुम मान लोगे। कानून में कोई भी चीज अखबार में छपने के आधार पर नहीं चलेगी। और हम लोगों ने एविडेंस तक पढ़ा भी था भारत का, उसमें संभवतः पुराने की धारा 81 थी जो बताती थी कि अखबारों में जो कुछ छपा है वो साक्ष्य के तौर पर नहीं दिया जा सकता। अगर आप साक्ष्य में किसी समाचार पत्र को प्रस्तुत करेंगे तो न्यायालय सिर्फ इतना ही मानेगा कि ये उस दिन का समाचार पत्र है जिस दिन का समाचार पत्र होना उस अखबार को देखने से प्रतीत होता है। आपने कहा कि ये आपका 25 जुलाई का हिंदुस्तान टाइम्स है और उस पर अखबार में डेट भी पड़ी 25 जुलाई, तो न्यायालय सिर्फ इतना ही मानेगा कि 25 जुलाई का हिंदुस्तान टाइम्स है, वो भी तब तक जब तक कि अन्यथा साबित ना हो जाए। अगर किसी ने यह साबित कर दिया कि 25 जुलाई का हिंदुस्तान टाइम्स नहीं है बल्कि तुमने अपने घर पर बैठकर एक प्रति छाप ली है जिस पर तुमने 25 जुलाई लिख लिया है, तो ये 25 जुलाई का हिंदुस्तान टाइम्स है, ये भी न्यायालय नहीं मानेगा। लेकिन जब तक ऐसा साबित नहीं होता तब तक वो ये मानेगा कि 25 जुलाई का ये हिंदुस्तान टाइम्स है। और ऐसा मानने का कारण यह है कि अखबार एक विशिष्ट कागज पर छपता है और उसमें 10-12 पेज होते हैं। अगर तुम फर्जी अखबार छापना चाहोगे किसी डेट का तो उतनी व्यवस्थाएं तुम कर ही नहीं पाओगे क्योंकि वो काफी महंगी हो जाएंगी। ठीक है भाई, वो अखबार का कागज चाहिए, वो इंक चाहिए, उतना छोटा फॉन्ट चाहिए, खबरें चाहिए इतनी कि उतने पेजों पर सेट की जा सके। आप विज्ञापन छापोगे, ठीक है, तो उसे छापने के लिए जो कुछ ठीक है बनाते होंगे, छापने के लिए जो कुछ भी बनाते हो वो चाहिए भाई। जैसे लिखने के लिए अक्षर चाहिए तो विज्ञापन में जो छप रहा है उसे छापने के लिए भी तो कुछ चाहिए। तो वो तुम एक प्रति बनाने के लिए इतना सारा खर्च कैसे कर दोगे? यद्यपि असंभव नहीं है लेकिन फिर भी कठिन बहुत है। असंभव इसलिए नहीं कि तुम्हारी दोस्ती किसी अखबार के मालिक से, वहां ये सब चीजें उपलब्ध हैं, लेकिन फिर भी बहुत लोगों की जानकारी में आ जाएगा क्योंकि अखबार का मालिक मशीन चलाना तो जानता नहीं होगा भाई। वो तो अखबार का मालिक है, वो मशीन चलाना थोड़ी जानता है। और मशीन चलाने वाले से दोस्ती है तो फिर अखबार का मालिक इसकी इजाजत क्यों देगा? यानी इन्वॉल्वमेंट इतने लोगों का हो जाएगा कि कहीं ना कहीं आप पकड़ ही जाओगे। इसलिए उन्होंने ये कहा कि अनटिल एंड अनलेस अगर कोई अखबार की प्रति न्यायालय में प्रस्तुत की जा रही है तो न्यायालय यह उपधारित करेगा कि यस, ये 25 जुलाई का अखबार है, यानी जिस तिथि का, जिस डेट का वो अखबार होना तात्पर्य है, प्रतीत होता है, बस उतना उस डेट का वो अखबार है, इतना मानेगा न्यायालय। उसमें जो कुछ छपा है वो सत्य है, ये बिल्कुल नहीं मानेगा क्योंकि जो कुछ उसमें छपा है वो जिसने देखा है वो अगर न्यायालय के समक्ष आकर बताए कि हमने देखा
ठीक है, तो दोनों बातें संभव हैं। हम उससे कहेंगे शपथ लो, ठीक है, उसकी अंतरात्मा को तो हम ललकारेंगे। शपथ लेता है आदमी, ठीक है, शपथ पर खूब झूठ बोलता है, आप भी बोलते हो, हम भी बोलते हैं, लेकिन जरा ध्यान करो, जब आप कसम खाते हो तो अंदर एक बार, कम से कम एक बार झूठ बोलने से पहले जरूर ये बात आती कि यार कसम खाई। हालांकि उसके बाद नहीं आती, उसके बाद आप बोलना शुरू कर देते और फिर लगातार बोलते रहो तो ये एक बार जो अंतरात्मा बोलती है ये भी बोलना बंद कर देती है, क्योंकि जो बाह्य जगत के नियम है वो आंतरिक जगत के हैं। जब तुम किसी की नहीं सुनते तो वो तुमसे बोलना बंद कर देता है। जब तुम आत्मा की सुनी नहीं रहे तो फिर वो बोलना बंद कर देती है। इसीलिए आप गलत काम लगातार करो तो संकोच हट जाता है, फिर कोई दिक्कत नहीं, खूब बोलते हो, लेकिन फिर भी एक बार तो होता है। तो अगर वो व्यक्ति जिसने अखबार में खबर छापी है वो न्यायालय के समक्ष होगा तो हम उसे शपथ दिला सकेंगे और साथ ही साथ उसका क्रॉस एग्जामिनेशन ये भी कर सकेंगे, प्रतिपरीक्षा ये भी कर सकेंगे और उससे सच्चाई जान सकेंगे, क्योंकि प्रतिपरीक्षा ये एक टेक्निक है जिससे सच्चाई जानी जा सकती है। और घरों में भी, आम जनजीवन में भी ये टेक्निक इस्तेमाल होती है। आप कहते हो बाजार गए थे, किस टाइम गए थे, किसके साथ गए थे, कौन से रास्ते से गए थे, ठीक है, कितनी दुकानें खुली हुई थी, कितनी खुली हुई नहीं थी। अगर आप नहीं गए हो तो सभी प्रश्नों का संतोषजनक जवाब ये नहीं दे पाओगे, ठीक है, और सभी प्रश्नों का संतोषजनक जवाब न भी दे पाओ तो भी ये जाना जा सकता है कि आप झूठ बोल रहे हो या सच बोल रहे हो, क्योंकि कुछ प्रश्नों का संतोषजनक जवाब नहीं आ सकता। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि वहां गाय घूम रही थी, कितनी काली थी, कितनी सफेद, तो कोई नहीं बता सकता, ठीक है, क्योंकि ये कोई गिनता ही नहीं है, ठीक है। तो संतोषजनक जवाब, लेकिन आम सवालों के संतोषजनक जवाब आने चाहिए। तो प्रतिपरीक्षा भी वो टेक्निक है जिससे सच्चाई सामने आ सकती है। और वो व्यक्ति जिसने न्यायालय में अखबार प्रस्तुत किया है, अगर उस व्यक्ति को ले आए जिसने वो खबर छापी है, जो ये कहता हमने देखा इसलिए हमने लिखा, तो फिर उसके साथ ये दोनों तकनीक अपनाकर सच्चाई सामने आ सकती है। लेकिन तुम तो अखबार रख रहे हो। अब उसने जो देखा, जिसने अखबार में लिखा है, उसने जो देखा उसने वो लिखा है। और जरा आप लिखने की प्रक्रिया पर ध्यान दो। आप जो कुछ देखते हो ठीक वही नहीं लिखते, क्योंकि आप लोक मर्यादा का भी ख्याल रखते हो। वहां इतनी गंदी गंदी गालियां बकी जा रही थी जो लिखी नहीं जा सकती, आपने यही लिख दिया कि इतनी गंदी गालियां बकी जा रही थी जो लिखी नहीं जा सकती। तो भी वो प्रभाव नहीं हो सकता इस बात का जो तब होता जब गालियां बताई जाती हैं। और अगर वो प्रतिपरीक्षा में होता तो हम ये भी कह सकते थे कि नहीं भाई, वहां नहीं लिखी जा सकती थी क्योंकि सब लोग पढ़ते हैं उनको, यहां तो बताई जा सकती है। तो कौन रूम है, यहां तो जब सब बैठे, हम बैठे, तुम बैठे, बताओ क्या गाली दी थी। इसका प्रभाव ज्यादा है, ठीक है। जैसे अगर वो लोग सैनिकों को दिखाई दे जो विरोधी को मार देने पर निराश्रित हो जाएंगे, तो कोई सैनिक गोली नहीं चला सकता, ठीक है। आपसे कहा जाए किसी को मार डालो और सामने उसके पत्नी, उसके बच्चे, उसके बूढ़े मां बाप ये सब खड़े कर दिए जाए, आप नितांत दैत्य हो तो बात अलग है। 90% लोग गोली नहीं चला सकते, वो तो सामने कोई होता ही नहीं। देखिए, सुनना कि पत्नी बच्चे अनाथ हो गए,
ये बहुत छोटी बात है, और ये देखना कि पत्नी बच्ची अनाथ हो गए बहुत बड़ी बात है। आप रोज सुनते हो कि बाढ़ में इतने डूब गए, इतने मर गए, लेकिन अपनी आंखों से देखना तो लोग पागल हो जाते हैं, ठीक है ना। तो जो गालियां दी गई, एक्चुअली जब तक वो नहीं आएंगी तब तक अपराध की या अपकृत्य की गंभीरता उसका आकलन नहीं हो सकता, ठीक है। तो अखबार में जो छपा है उसे पढ़कर किसी भी विवाद का निर्णय कैसे किया जा सकता है। हाँ, इतनी उपयोगिता जरूर है अखबार की कि उससे यह जरूर पता लग जाता है कि कौन कौन मौके पर उपस्थित होने का दावा करता है, ठीक है। तो अखबार में जिसने खबर छापी है उस करेस्पॉन्डेंट को आहूत किया जा सकता है सम्मन के माध्यम से, ठीक है, क्योंकि 311 और वो सारी शक्तियां न्यायालय को प्राप्त हैं कि न्याय करने के लिए जिसे बुलाना चाहें उसे बुला लेंगे। तो उसे बुलाकर उसकी परीक्षा और प्रतिपरीक्षा आदि जरूर हो सकती है। इसीलिए अखबार को सुसंगत कहा, लेकिन अखबार में छपी सामग्री विसंगत है, ठीक है। तो न्यायालय उसमें अखबार इसीलिए साक्ष्य के तौर पर प्रस्तुत नहीं किया जाता, ठीक है। तो हम लोग बात कर रहे थे कि विदेशी राज्य ये कब बात ला सकेंगे, तो वो कह रहा है कि विदेशी राज्य तब बात, विदेशी राज्य मतलब विदेश का शासक। तो बात यहीं से शुरू हुई थी कि विदेश का शासक कौन है ये कैसे जाने आप। अगर आप अखबार में छपी बात के आधार पर विदेशों के शासक निर्धारित करेंगे तो कोई भी पैसे देकर अपना नाम अखबार में विदेश के शासक के तौर पर छपवा लेगा और ये फैसिलिटीज जो यहां लिखी हैं ये हासिल कर लेगा। इसलिए हम लोगों ने धारा 56 पढ़ी थी एविडेंस एक्ट में। कौन से तथ्य न्यायिक रूप से अवेक्षणीय है, अवेक्षणीय मतलब जिसका जुडिशियल नोटिस लिया जाएगा, जुडिशियल नोटिस मीनिंग देयर बाय जिसकी न्यायालय स्वयं सूचना लेगा, मतलब उसे आपको साबित नहीं करना है, न्यायालय को वो बातें पता हैं ये मानकर चला जाएगा। तो उन्होंने वहां कहा था कि केंद्र सरकार अगर किसी व्यक्ति को किसी देश के शासक के तौर पर मान्यता दे रही तो माना जाएगा कि न्यायालय को यह बात पता है कि अमुक व्यक्ति उस देश का शासक है। केंद्र सरकार ने मानिए डोनाल्ड ट्रंप को उस देश के शासक के तौर पर मान्यता दे रखी है। होता है कहीं सत्ता परिवर्तन होता है और उस तरह से नहीं होता जो विधि द्वारा मान्यता प्राप्त सत्ता परिवर्तन का ढंग है। तो विभिन्न देशों की सरकारें कहती हैं कि जो नया शासक आया है हम उसे मान्यता नहीं दे रहे, हम नहीं मानते कि वो उस देश का शासक है, हम तो पिछले वाले को ही मानेंगे। जैसे परवेज मुशर्रफ जब लोकतांत्रिक ढंग से चुनी सरकार हटाकर, वहां तो खैर खाली परवेज मुशर्रफ थोड़े बात अक्सर ही ये होता रहता। तो परवेज मुशर्रफ जब पाकिस्तान के राष्ट्रपति चुनी हुई सरकार को हटाकर बने थे तो बहुत लंबे समय तक हमारे देश ने भी कहा कि हम परवेज मुशर्रफ को राष्ट्रपति स्वीकार नहीं करते, यानी हम परवेज मुशर्रफ से कोई टाक जो बायलैटरल हो, जो द्विपक्षीय हो, इस रूप में नहीं करेंगे कि वो उस देश के राष्ट्रपति हैं। हम पिछले वाले से करेंगे, वो आएगा तो राष्ट्राध्यक्ष को जो सम्मान दिया जाता वो देंगे, तुम आओगे कुछ नहीं, ठीक है, क्योंकि तुम उस देश के शासक हो ये हम नहीं मानते। तो केंद्र सरकार ये तय करेगी कि किसी भी देश के शासक कौन है, मतलब वो तय करेगी, मीनिंग देयर बाय वो जिसे उस देश के शासक के तौर पर मान्यता दे रही है उसी को न्यायालय उस देश का शासक मानेगा। और 85, 84 और 86 में जो कुछ लिखा है वो उसी व्यक्ति के संबंध में लागू होगा। और उस देश का लोक अधिकारी
तो उस देश की सरकार प्रमाणित करेगी कि वो उस देश का लोक अधिकारी है या नहीं। ठीक है, तो 84 में ये जो शब्द है कि विदेशी राज्य भारत में वाद ला सकेंगे, परंतु ये तब जबकि विदेशी राज्य के शासक या विदेशी राज्य का जो लोक अधिकारी है उसकी लोक हैसियत में निहित प्राइवेट अधिकार का प्रवर्तन कराना, यह वाद का उद्देश्य हो। तो लोक हैसियत, इसे बताने की तो कोई जरूरत है नहीं, ये तो अक्सर हम बताते रहते हैं कि व्यक्ति की कई हैसियतें होती है। हैसियत मतलब कैपेसिटी, कैपेसिटी यानी क्षमता, यानी व्यक्ति की क्षमताएं अलग अलग है। एक व्यक्ति कई रूपों में जीवन जीता है। राम राजा भी हैं, राम दशरथ के पुत्र भी हैं, राम सीता के पति भी हैं, राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न के भाई भी हैं। कई कैपेसिटीज हैं उनकी, कई हैसियतें हैं उनकी। ठीक है, वो शासक की हैसियत में जो कहेंगे वो बड़े भाई की हैसियत में नहीं कहेंगे। शासक की हैसियत में लक्ष्मण को प्राणदंड भी देंगे। भाई जब अंतिम समय उनका वर्णन आता है तो लक्ष्मण को प्राणदंड तो उन्होंने ही दिया, और प्राणदंड देने के बाद खुद भी अपने लिए प्राणदंड स्वीकार करेंगे। ठीक है, तो जो अपने लिए स्वीकार कर रहा है वो बड़े भाई की कैपेसिटी है, और जो प्राणदंड दे रहे हैं वो राजाज्ञा का उल्लंघन है। ठीक है, वहां वो राजा की कैपेसिटी में काम कर रहे हैं। जज सजा सुनाता है, और सजा सुनाने के बाद अक्सर वहां होता है, कचहरी आप आएंगे खूब देखेंगे कि जब लोग रोते हैं, परेशान होते हैं, तो कंसोल भी करता है कि अरे कुछ नहीं, चले जाना, हाईकोर्ट हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तो अभी उसी ने सजा सुनाई है, तब वो न्यायाधीश की कैपेसिटी में काम कर रहा है। वो मजबूर है, विवश है, चाहे तो नहीं छोड़ सकता। कैसे छोड़ते? ये आपको लगता है कि चाहे तो छोड़ दे, लेकिन जज तो नहीं छोड़ सकता, क्योंकि जज वो तभी है जब वो कर रहा है जो कानून कह रहा है, और अगर वो कर रहा है जो उसकी अंतरात्मा कह रही है तो वो निरंकुश आदमी है, जज नहीं। जज तो वही है जो कानून कह रहा है उसे करे। भाई भगवान भी कहते हैं तुम्हारी मदद कैसे करें, तुमने तो ऐसी स्थिति ही नहीं रखी, तुमने तो इतने अकृत्य पापकर्म कर डाले कि अब हम भी चाहे तो क्या क्या कर सकते, कुछ भी नहीं, हमें तो करना ही पड़ेगा। तो अब जज एक व्यक्ति के तौर पर भी काम कर रहा है और एक न्यायाधीश के तौर पर भी काम कर रहा है। घर जाएगा तो किसी और कैपेसिटी में भी काम करेगा। तो जो लोक अधिकारी है या जो किसी राज्य का शासक है वो भी व्यक्ति है। ठीक है, व्यक्ति के नाते वो कुछ काम करेगा, और जो काम वो व्यक्ति के नाते करेगा वो उसकी वैयक्तिक हैसियत है, उसकी पर्सनल कैपेसिटी है। ठीक है ना, वो उसकी पर्सनल कैपेसिटी है। और जो शासक के तौर पर करेगा ये लोक अधिकारी की कैपेसिटी में करेगा, वो उसकी शासकीय या पदीय हैसियत है। ठीक है ना, तो कहता है कि विदेशी राज्य तब वाद ला सकेंगे जब विदेशी राज्य का जो शासक, जब विदेशी राज्य का जो लोक अधिकारी है उसकी लोक हैसियत में निहित प्राइवेट अधिकार का प्रवर्तन यह कराना हो। ठीक है ना, तो अभी लोक हैसियत, अब प्राइवेट अधिकार समझ लीजिए कि प्राइवेट अधिकार किसको कहते हैं, तो लोक हैसियत से समझ में आ जाएंगे। जैसे लोक हैसियत में जो व्यक्ति है वो लोक हैसियत में जो काम करेगा उससे लोक बाध्य होगा या लोक को ही अधिकार मिलेगा।
भारत के राष्ट्रपति ने अमुक संपत्ति का अर्जन किया, ठीक है, तो भारत के राष्ट्रपति इस समय, ठीक है, श्रीमती, ठीक है, द्रौपदी मुर्मू है, तो उन्होंने कुछ अर्जित किया, यह नहीं माना जाएगा। भारत के राष्ट्रपति ने उस संपत्ति का अर्जन किया है। पाकिस्तान में इमरान खान को सजा हुई है, वो तोशा खाना केस है। तो तोशा खाना केस में सजा क्यों हुई है? क्योंकि इमरान खान को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री के तौर पर विभिन्न देशों से जो उपहार प्राप्त हुए वो पाकिस्तान की सरकार की संपत्ति है, इमरान खान की व्यक्तिगत संपत्ति नहीं है, ठीक है ना। वो इमरान खान को नहीं मिले, वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को मिले हैं, और वो कीमती उपहार है, सोने का ये है, हीरे का वो है। तो उन्होंने किया क्या कि वो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बन जाए, इसके लिए जो हमारे यहां भी होता रहता है। पी चिदंबरम के लड़के ने पेंटिंग बनाई, वो 2 करोड़ रुपए में खरीद ली भारत सरकार ने। प्रियंका गांधी ने एक पेंटिंग बनाई थी, वो जाने कितने करोड़ रुपए की भारत सरकार ने खरीद ली। उसके बाद से प्रियंका गांधी को पेंटिंग ही नहीं बनाई। अरे भाई, इतनी बेहतरीन वो फनकार हैं, इतनी ऊंचे दर्जे की पेंटर हैं वो, ठीक है ना, कि पिकासो और लियोनार्डो दा विंसी, इनके भी चित्र 2-2 करोड़ के नहीं बिके तो 4-6 और बनाती। लेकिन नहीं, जब कांग्रेस की सरकार होती तभी वो बनाती है, ठीक है, पेंटिंग, और उनकी पेंटिंग 5 करोड़ में खरीद ली जाती है भारत सरकार के द्वारा, ठीक है। पी चिदंबरम जाने किसके बेटे ने गोभी गमलों में उगा दी। अरे इतने ऊंचे दर्जे के आप कृषि वैज्ञानिक हैं तो कुछ और भी उगाओ, ठीक है, और लगातार उगाओ ताकि देश में खाद्य समस्या इसका समाधान हो और हम गोभी का निर्यात करने की स्थिति में आ जाए। लेकिन वो तभी होता है जब कांग्रेस की सरकार होती है। तो आपकी जो लोक हैसियत है और आपकी जो निजी हैसियत है, दोनों बातें अलग अलग। तो इमरान खान ने वो सारे उपहार अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बनाने के लिए क्या किया है, उनको औने पौने में बिकवाया सरकार की नीति, और फिर खुद खरीद लिया। 1 करोड़ का कोई उपहार है, सोने का है, उसे 5 लाख में, 10 लाख में नीलाम हो गया, हम ही को मिल गया। अब वो उनकी व्यक्तिगत संपत्ति बन गई, ठीक है ना। तो लोक अधिकारी या शासक जो लोक हैसियत में अर्जित करेगा उस पर अधिकार लोक का होगा, और शासकीय हैसियत में वो जो कुछ करेगा, द्रौपदी मुर्मू ने अमुक विधेयक पर साइन कर दिया, उस पर साइन उनके होते ही वो विधेयक कानून बन गया, उससे अब लोक बाध्य होगा, ठीक है ना। तो लोक हैसियत में जो कुछ किया जाएगा उससे लोक बाध्य होगा। लेकिन आखिर द्रौपदी मुर्मू की भी पर्सनल कैपेसिटी खत्म तो नहीं हो गई, और अगर पर्सनल कैपेसिटी खत्म हो जाए तो उनकी ऑफिशियल कैपेसिटी भी नहीं बचेगी, क्योंकि जिसके पास पर्सनल कैपेसिटी है, जो वैयक्तिक रूप से क्षमतावान है, वही शासक हो भी सकता है। जो वैयक्तिक रूप से ही क्षमतावान नहीं है वो शासक हो कैसे जाएगा, उसके पास तो क्षमता ही नहीं है, ठीक है। शासक होने की भी, क्योंकि उसके पास कोई वैयक्तिक क्षमता ही नहीं है, ठीक है ना। तो द्रौपदी मुर्मू शासकीय हैसियत में है इसीलिए क्योंकि उनके पास व्यक्तिगत हैसियत है, ठीक है। तो अपनी व्यक्तिगत हैसियत में आप जो कुछ अर्जित करते हो, ठीक है, उस अर्जन को आपका वैयक्तिक अर्जन ये कहा जाता है। अर्थात
अपनी व्यक्तिगत हैसियत में आप जिन अधिकारों को अर्जित कर लेते हो, वे अधिकार आपके व्यक्तिगत अधिकार, आपके वैयक्तिक अधिकार कहलाते हैं। तो द्रौपदी मुर्मू ने अपनी तनख्वाह से एक मकान खरीद लिया, ठीक है, भारत के राष्ट्रपति रहते हुए उन्होंने अपने लिए एक मकान खरीदा। तो उनकी लोक हैसियत में उन्हें एक प्राइवेट अधिकार यह अर्जित हो गया, ठीक है। लोक हैसियत उनकी समाप्त नहीं हुई है, वो भारत की राष्ट्रपति न रही हो ऐसी स्थिति नहीं है, ठीक है। और उन्होंने ही मकान भी खरीदा, लेकिन चूंकि मकान का अर्जन उन्होंने अपनी पर्सनल कैपेसिटी में किया है, अपनी शासकीय हैसियत में नहीं किया, इसलिए यह कहा जाएगा कि उन्होंने अपनी लोक हैसियत में एक प्राइवेट अधिकार को अर्जित किया। और यह प्राइवेट अधिकार किससे संबंधित है? उनकी अमुक संपत्ति से संबंधित है। यह प्राइवेट अधिकार स्वामित्व संबंधी हो सकता है, पट्टे संबंधी हो सकता है, बंधक संबंधी हो सकता है, ठीक है। यह ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट में जो जो सांपत्तिक अधिकार परिभाषित हैं, उनमें से किसी भी तरीके का यह अधिकार हो सकता है। और तब यह कहा जाएगा कि उन्होंने अपनी लोक हैसियत में एक प्राइवेट अधिकार अर्जित किया। अब तुम उस मकान पर कब्जा करने लगो, तो द्रौपदी मुर्मू क्या करेंगी? गोली तो मार नहीं देंगी आपको, मार देंगी तो जल जाएंगी। कैसे जाएंगी वो अलग बात है, कैसे जाएंगी, नॉर्मल आदमी की तरह जाएंगी या कैसे जाएंगी, दिस इज अनदर क्वेश्चन। लेकिन यह तय है कि जल जाएंगे। हालांकि ये कल्पना के भी परे है, सोचा भी नहीं जा सकता। तो अगर आप उनके मकान पर कब्जा करोगे तो भी क्या करेंगे? रिकवरी ऑफ पोजेशन या इंजंक्शन सूट ही लाएंगे, ठीक है ना, और कुछ नहीं कर सकते। उनका रिकवरी ऑफ पोजेशन या इंजंक्शन सूट कौन लड़ेगा वो बात अलग है। हो सकता है वो राम जेठमलानी स्वर्ग से उतर कर लड़ने लगे, ठीक है, लेकिन आएगा इंजंक्शन सूट या रिकवरी ऑफ पोजेशन का दावा। कहां आएगा? नॉर्मल सिविल कोर्ट में। कौन से सिविल कोर्ट में? सक्षम सिविल न्यायालय में। सक्षम सिविल न्यायालय कौन सा होगा? जो जुडिक्शन एज टू सब्जेक्ट मैटर, पिक्यूनरी और लोकल तीनों जुडिक्शन निर्धारित करता होगा। लोकल जुडिक्शन कैसे निर्धारित करेंगे? 16, 17, 18। कौन से न्यायालय में आएगा? सबसे निचले सिविल न्यायालय में। कैसे आएगा? वाद पत्र उपस्थित करके। प्रक्रिया वही रहेगी। और इस वाद का उद्देश्य क्या होगा? इस वाद का उद्देश्य होगा देश के शासक में, देश के शासक की लोक हैसियत में अर्जित किए गए प्राइवेट अधिकार का प्रवर्तन। इस बात का उद्देश्य यह होगा, ठीक है ना। ऐसे लोक अधिकारी हैं। अमेरिका के जो पब्लिक ऑफिसर हैं, उन्होंने भारत की किसी कंपनी के शेयर ये खरीद लिए। तो शेयर खरीदने के लिए, शेयर क्या होगा? संपत्ति संबंधी मुकदमा हो जाएगा, सिविल सूट हो गया। और उस समय वो विदेश के लोक अधिकारी हैं, तो विदेश के लोक अधिकारी की हैसियत में जो प्राइवेट अधिकार उनमें निहित होगा उसे प्रवर्तित कराने के लिए वे भारत की धरती पर इसी प्रकार मुकदमा ला सकेंगे मानो वे भारत के नागरिक, ठीक है ना। तो सेक्शन 84 आपको उन दशाओं का वर्णन, उन दशाओं को बताता है जिनमें विदेशी राज्य के शासक या विदेशी राज्य के लोक अधिकारी भारत में मुकदमा ला सकते हैं। मुकदमा यानी कौन सा? सिविल सूट। वो कहते हैं कि ये दोनों ही भारत में सिविल सूट संस्थित कर सकेंगे। शर्त केवल इतनी कि उस बात का जो उद्देश्य होना चाहिए वो देश के शासक में
या ऐसे लोक अधिकारी की जो लोक हैसियत है उसमें निहित प्राइवेट अधिकार का प्रवर्तन, यदि ये उस वाद का उद्देश्य है, तो विदेशी राज्य के शासक और विदेश के लोक अधिकारी ये दोनों भारत के न्यायालयों में मुकदमा ला सकेंगे। आगे कहता है 85, विदेशी शासकों की ओर से अभियोजन या प्रतिरक्षा करने के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से नियुक्त किए गए व्यक्ति। अब देखिए, हमने कहा था 84, 85 और 86 दोनों एक साथ पढ़ते, तीनों। और अगर 85 देख लेते कल, तो फिर शंका के लिए स्थान ही नहीं है, क्योंकि यहां क्या कहता है, विदेशी शासकों की ओर से अभियोजन या प्रतिरक्षा। ठीक है, और विदेशी शासकों को प्रतिरक्षा या विदेशी लोक अधिकारियों को प्रतिरक्षा की जरूरत कब पड़ेगी, डिफेंस की जरूरत कब पड़ेगी, जब उन पर मुकदमा आ गया हो। ठीक है ना, जब उन पर मुकदमा आ गया हो तब उन्हें प्रतिरक्षा की जरूरत पड़ेगी, और जब वो मुकदमा ला रहे हैं तो अभियोजन की पड़ेगी। ठीक है ना, और हमने कहा था ये डिप्लोमेटिक रिलेशंस को ठीक रखने के लिए बनाए गए सेक्शन है। डिप्लोमेटिक रिलेशन, हमारे जो राजनयिक संबंध हैं विभिन्न देशों से, वे ठीक रहे। इसके लिए केंद्र सरकार क्या करती है, वो मुकदमा लाना चाहते हैं। ठीक है, विदेशी राज्य के शासक या विदेशी राज्य के लोक अधिकारी, और उस मुकदमे का उद्देश्य क्या है, उनकी लोक हैसियत में निहित प्राइवेट अधिकार का प्रवर्तन, ये उस मुकदमे का उद्देश्य है। और वो मुकदमा लाना चाहते हैं, इसका मतलब केंद्र सरकार को संतुष्ट कर देंगे ना कि भाई जमीन हमने खरीदी और आपके देश में ख्याली राम है वो कब्जा करवाएं, और ख्याली राम जो रहते हैं वो ऐसी जगह पर रहते हैं जहां जाना ही मुश्किल है। ठीक है, मतलब यातायात के साधन सुगम नहीं है वहां, लेकिन जो लोकेलिटी है वो इतनी शानदार है। पर्वतीय स्थान अक्सर ऐसे ही होते कि जाना सुगम नहीं है वहां, लेकिन वहां का जो क्लाइमेट है वो शानदार है, इसीलिए हमने खरीदा वहां, और वो उस पर कब्जा कर रहे हैं। अब हम वहां से रोज चलकर आए तारीखों पर, ये हमारे लिए सुविधाजनक नहीं। ठीक है, महीने में 2 तारीखें लगेंगी या 2 महीने में 1 लगेगी, तो भी हम कैसे आए, और आए उन्होंने कहा आज तो वकील साहब लोगों की हड़ताल है, आज तो वो काम नहीं करेंगे, तो हम लौट जाए। आए उन्होंने कहा आज तो जज साहब छुट्टी पे। ठीक है, तो कैसे चलेगा, हो ही नहीं पाएगा। और ख्याली राम कब्जा कर जरूर लेंगे, क्योंकि ख्याली राम को कोई मतलब ही नहीं है, ख्याली राम को इस बात का कोई ख्याल नहीं है कि इस पर हम कब्जा करेंगे तो डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब हो जाएंगे उनके अगुट से। वो तो यही मनोदशा तो पूरे देश के नागरिकों की है, सभी की है ये, और सब लोग इतने ही अच्छे हो जाएं कि ये सब गड़बड़ न करें, तो फिर तो कानून की जरूरत है नहीं, तो ख्याली राम मानेंगे नहीं। और विदेशी राज्य को तुम अधिकार दे भी दो, लेकिन प्रक्रिया ऐसी कर दो तो वो मिले किसी को नहीं। जो पहले कानून हम देखते थे बनते थे, वो ऐसे ही बनते थे कि कानून तो बहुत अच्छा बनाओ, लेकिन प्रक्रिया ऐसी कर दो कि मिले किसी को कुछ मत, मिले किसी कुछ मत। बोले मिट्टी का तेल 2 रुपए प्रति लीटर रहेगा, मिले कहां से, बोले सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान से। बोले सरकारी सस्ते गल्ले की दुकान किसके पास होगी, बोले कांग्रेस का जो लीडर होगा उसके, या तो उसके पास होगी या उसके चमचों के पास होगी, बात खत्म। अब ले लो, मिट्टी तेल का दाम क्या है, 2 रुपए लीटर। मिलेगा, बोले मिले कैसे, मिल तो सकता ही नहीं, वो खोलेंगे ही नहीं दुकान, सप्लाई कर लेंगे, कर लो तुम कुछ। इससे बढ़िया 3 रुपए लीटर कर दो, मिले कहां, ओपन मार्केट में लो। अब आपको बेवकूफ बनाया जाए कि बोले देखो उन्होंने कितनी महंगाई बढ़ा दी, 3 रुपए लीटर हो गया। अरे पहले 2 रुपए लीटर था, लेकिन मिलता ही कितना था, हमें वो दिन याद है, आप लोगों ने वो दिन नहीं देखे। हम जब छोटे थे तो पहले लालटेन से पढ़ाई होती थी, सबसे पहले कुप्पी से होती थी,
फिर लालटेन आई। लालटेन जब आई तो ऐसा लगा कि वो बहुत रोशनी है। फिर लैंप आया, ठीक है, तब लगता बहुत रोशनी है। बिजली तो देखी नहीं थी। बिजली तो देखी हमने जब हम 9वें 10वें में आ गए थे, 7 या 8 में होंगे, तब बिजली लग्जरी थी, सामान्य घरों में नहीं थी। ठीक है, बड़े बड़े अधिकारियों, बड़े बड़े लोगों के घर में थी, सामान्य घरों में उपलब्ध नहीं थी। और उस समय जब एग्जाम होते थे तो कांग्रेस के जो लीडर्स यहां हैं, जो वर्तमान में भाजपा के लीडर हैं, उनके घर जाकर एक चिट्ठी लिखा कर लानी पड़ती थी। उस चिट्ठी से डीएसओ ऑफिस में एक विशेष आदेश होता था कि इनके घर में एग्जाम है, 2 लीटर तेल इन्हें दिया जाए मिट्टी का। और वो मिलता था जब आप जाते हैं स्टेशन की ओर, तो इस सड़क पर जैसे पहुंचे मालगोदाम की ओर मुड़ना पड़ता है, मुड़िए मत, वहीं पर एक दुकान थी, वहां से वो तेल मिलता था। और लेने के लिए एक लंबी लाइन, क्योंकि एग्जाम तो सभी का होगा, और एग्जाम तो सभी के घरों में होंगे और एक साथ होंगे। लंबी लाइन लगती थी। ठीक है, उसके बाद सरकारें बदली, न उत्पादन बढ़ा न कुछ हुआ, और अवेलेबिलिटी सब जगह आ गई। हां, महंगा हुआ, ठीक है, तो क्या स्थिति ठीक थी? मिले ही मत, जो 1 रुपया महंगा मिल जाए। तो कानून ऐसे बनाना चाहिए कि उसका लाभ लोगों तक जाए। ठीक है, तो ख्याली राम वो तो कब्जा कर ही लेंगे, कोई मतलब ही नहीं। तो अगर 84 में हम अधिकार दे भी दें विदेशी राज्य के शासक को या विदेशी राज्य के लोक अधिकारी को मुकदमा लाने का, तो उसे मिलेगा क्या? ठीक है, आप कहेंगे रिकॉग्नाइज्ड एजेंट वो नियुक्त किए जा सकते हैं, मान्यता प्राप्त। तो या तो हिंदुस्तान का नियुक्त करो और या वहां का नियुक्त करो। तो वहां का अगर नियुक्त करो तो जो तुम्हारी स्थिति वो उसकी स्थिति, और यहां का नियुक्त करो तो ख्याली राम वो ख्याली राम सेकंड निकल गए। ठीक है, यहां का तुमने मान्यता प्राप्त अभिकर्ता नियुक्त किया तो वो ख्याली राम सेकंड है, वो कुछ करते ही नहीं, वो और उन ख्याली राम से मिल गए, उनने और डिग्री करवा दी। ठीक है, विदेशी राज्य के खिलाफ। इसलिए जरूरी है कि उस उद्देश्य को पूरा करने के लिए जो 84 में है, कुछ अतिरिक्त काम और करने होंगे। इसलिए केंद्र सरकार अपनी ओर से विदेशी राज्यों की ओर से अभियोजन करने और प्रतिरक्षा करने के लिए विधि अधिकारियों की नियुक्ति कर सकती है। और हमने पहले भी कहा कि सरकार जब कोई नियुक्ति करती है तो वो लाख भ्रष्ट हो जाए, लेकिन फिर भी उसे अपना काम करना होगा। हम सरकारी वकील हैं इसलिए हमें पता है, सब सरकारी वकील पैसे ले लेते हैं, लेकिन वो लाख पैसे ले लें फिर भी उन्हें वहां खड़े होकर कहना, बताना पड़ेगा कि साहब ये गड़बड़ है, इसमें ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है। मतलब उन्हें मेरिट में बोलना पड़ेगा, जो मजबूरी है। और जवाबदेही भी होती है, छूटा कैसे छूटा बताओ। ठीक है, तो इसलिए 85 बनाया गया। क्या कहता है देखें, कहता विदेशी राज्य के शासक के अनुरोध पर या ऐसे शासक की ओर से कार्य करने की केंद्रीय सरकार की राय में सक्षम किसी व्यक्ति के अनुरोध पर। ठीक है, या तो विदेशी शासक स्वयं अनुरोध करे या ऐसे शासक यानी विदेशी शासक की ओर से काम करने के लिए जो अधिकृत है। जैसे भारत के राष्ट्रपति की ओर से काम करने के लिए सारे सचिव अधिकृत हैं, भारत के प्रधानमंत्री अधिकृत हैं। ठीक है ना, तो कहता है कि विदेशी राज्य के शासक के अनुरोध पर या ऐसे शासक की ओर से कार्य करने की केंद्रीय सरकार की राय में सक्षम किसी व्यक्ति के अनुरोध पर। ठीक है, केंद्रीय सरकार की राय भी ये होनी चाहिए कि उस विदेशी शासक की ओर से कार्य करने के लिए सक्षम व्यक्ति है। केंद्रीय सरकार ऐसे शासक की ओर से किसी बात का अभियोजन करने या प्रतिरक्षा करने, ठीक है, के लिए किन्हीं व्यक्तियों को आदेश द्वारा नियुक्त कर सकेगी। और ऐसे नियुक्त किया गया कोई भी व्यक्ति
ऐसे मान्यता प्राप्त अभिकर्ता समझे जाएंगे। यद्यपि उसमें मान्यता प्राप्त अभिकर्ता सामान्य जो है आदेश 3 में, और ये जो मान्यता प्राप्त अभिकर्ता, इसके बीच फर्क क्या है? आदेश 3 में तुम नियुक्त करते थे, या विदेशी शासक ने नियुक्त नहीं किया है, ठीक है? उसका या उसकी ओर से कार्य करने वाले व्यक्ति के अनुरोध पर उसके लिए केंद्र सरकार ने नियुक्त किया है। ये फर्क आ गया, ठीक है ना? तो कहता है मान्यता प्राप्त अभिकर्ता समझे जाएंगे जो ऐसे शासकों की ओर से इस संहिता के अधीन उपसंजात हो सकेंगे और कार्य और आवेदन कर सकेंगे, ठीक है ना? तो ये डिप्लोमेटिक फॉर द सेफ्टी ऑफ डिप्लोमेटिक रिलेशंस विद अदर नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, ये प्रोविजन बनाए गए। आगे क्या कहता है? कहता है इस धारा के अधीन नियुक्ति किसी विनिर्दिष्ट वाद के या अनेक विनिर्दिष्ट वादों के प्रयोजन के लिए या ऐसे सभी वादों के प्रयोजन के लिए की जा सकेगी जिनका ऐसे शासकों की ओर से अभियोजन या प्रतिरक्षा करना समय समय पर आवश्यक हो। जैसे हम केंद्र सरकार ऐसा भी कर सकती है कि अमेरिका के लोक अधिकारी या उनकी ओर से ये जो मुकदमा आया है इसमें अमुक व्यक्ति अभियोजन या प्रतिरक्षा करेगा। वो ये भी कर सकते हैं कि जब कभी किसी भी शासक की ओर से या किसी भी देश के लोक अधिकारी की ओर से उनकी लोक हैसियत में निहित प्राइवेट अधिकारों के प्रवर्तन के लिए मुकदमा आए तो अमुक व्यक्ति पैरवी करेंगे। ये भी कर सकते हैं। वो ये भी कर सकते हैं कि यूरोप के लोगों से आए तो ये, एशिया के लोगों से आए तो ये, ऐसे भी कर सकते हैं, ठीक है? तो ये सेक्शन सिर्फ इतना ही कह रहा है कि विनिर्दिष्ट वाद के प्रयोजन से, विनिर्दिष्ट वर्ग के वादों के प्रयोजन से। वो ये भी कह सकते हैं कि लैंड भूमि का है तो ये करेंगे, शेयर का है तो ये करेंगे, ठीक है? पद का है तो ये करेंगे, ये भी कर सकते हैं, ठीक है? ऐसे भी नियुक्तियां हो सकेंगी। आगे कहता है इस धारा के अधीन नियुक्ति व्यक्ति ऐसे किसी वाद या किन्हीं वादों में उपसंजात होने तथा आवेदन और कार्य करने के लिए किन्हीं अन्य व्यक्तियों को ऐसे प्राधिकृत या नियुक्त कर सकेगा मानो वह स्वयं ही उसका या उनका पक्षकार हो, ठीक है? अब एक हमें नियुक्त कर दिया उन्होंने, और एक मुकदमा विदेशी शासक की ओर से यहां भी आ गया, बरेली में भी आ गया, सब जगह आ गया, ठीक है? तो हम अपनी ओर से मान्यता प्राप्त अभिकर्ता ये नियुक्त कर सकेंगे और ऐसे माना जाएगा मानो वो उन्हीं की ओर से नियुक्त है, ठीक है? तो हमने यहां अपने आप किया, बरेली में किसी और को कर दिया, अन्य जगह किसी और को कर दिया, ऐसे भी हो सकेगा, ठीक है? आगे कहता है विदेशी राज्यों, राजदूतों और दूतों के विरुद्ध वाद। कहता विदेशी राज्य पर कोई भी वाद किसी न्यायालय में जो अन्यथा ऐसे वाद का विचारण करने के लिए सक्षम है, केंद्रीय सरकार की ऐसी सहमति के बिना नहीं लाया जा सकेगा जो सरकार के किसी निजी सचिव द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित की गई हो। 84 विदेशी शासक, विदेशी राज्य के शासक द्वारा मुकदमा लाने की बात कर रहा था, ठीक है? और यह कह रहा है विदेशी राज्य इटसेल्फ, अमेरिका ने यहां कोई कंपनी खोल दे, उसमें आप नौकरी कर रहे हो, सेवा योजक वो हैं, ठीक है? और सेवा योजित आप, वो एम्प्लॉयर हैं, आप एम्प्लॉई हो। डिस्प्यूट स्वाभाविक है, एडजुडिकेशन कहां होगा? यहीं होगा। आप भी ला सकोगे मुकदमा, वो भी ला सकेंगे, ठीक है? तो विदेशी राज्य अब पक्षकार हो गया, अब शासक नहीं है, ठीक है ना? अब शासक थोड़ा ही, अब तो विदेशी राज्य ही है। तो कहता विदेशी राज्यों, जैसे भारत संघ, भारत पर मुकदमा ला रहे हो आप, भारत की सरकार पर ला रहे हो, ऐसे विदेशी राज्यों राजदूतों, उनके जो डिप्लोमेट्स यहां हैं, और दूतों भिन्न भिन्न समयों पर आ रहे हैं, ठीक है? और दूतों के विरुद्ध वाद। कहता है विदेशी राज्य पर कोई भी वाद किसी भी न्यायालय में जो अन्यथा ऐसे वाद का विचारण करने के लिए सक्षम है, केंद्रीय सरकार की ऐसी सहमति के बिना नहीं लाया जा सकेगा जो सरकार के किसी सचिव द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित की गई हो। यानी परमिशन कौन देगा? सरकार का, केंद्रीय सरकार का कोई सचिव। ये पूछ दिया जाता है, भारत के राष्ट्रपति देंगे, प्रधानमंत्री देंगे, कौन देगा? तो केंद्रीय सरकार का सचिव देगा। और कैसी होनी चाहिए? लिखित रूप में प्रमाणित,
कि प्रमाणित किया जाता है ये अनुमति ऐसे ऐसे दी गई है, ठीक है ना, लिखित रूप में प्रमाणित ये होता है। फिर कह रहा परंतु वह व्यक्ति जो स्थावर संपत्ति के अभिधारी के तौर पर ऐसे विदेशी राज्य पर जिससे वह संपत्ति को धारण करता है या धारण करने का दावा करता है यथा पूर्वोक्त सहमति के बिना वाद ला सकेगा। ठीक है, केवल एक को छूट दे दी, केवल एक को छूट दे दी। वो किसे? जो विदेशी राज्य की संपत्ति को अभिधारी यानी टेनेंट यानी किराएदार इसके रूप में धारित कर रहा है, वो अगर उस संपत्ति के बाबत जो किराए पर उसने ले रखी है विदेशी राज्य से, भाई अमेरिका ने यहां फैक्ट्री लगाई, ठीक है, सब देशों में लगाते हैं। अभी अमेरिका ने कहा है कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे दवाइयों पर। अगर भारत से आएंगे, हां भारत की कंपनियां अमेरिका में लगाएं तो नहीं लगाएंगे। हर देश की पॉलिसी ये होती है कि भाई हमारे देश में लगाओगे तो हमारे देश में रोजगार पैदा होगा ना, हमारे देश के टैक्सेस लगेंगे ना, ठीक है, तो उनसे रेवेन्यू क्रिएट होगा। तो सब देशों की पॉलिसी है, इसमें ध्यान भी रखा जाता है कि हमारे संबंध खराब ना हो जाए। तो विदेशी राज्य ने यहां संपत्ति अर्जित की, ठीक है, उसके बाद उन्होंने जितने कमरे बनाए, ये जितनी संपत्ति खरीदी सबका एक साथ उपयोग नहीं कर रहे हैं। जो संपत्ति उन्होंने खरीदी जहां वो उद्योग लगाना चाहते हैं वो 5 यूनिट लगाने के लिए पर्याप्त है। फिलहाल वो 2 यूनिट लगाए, फिलहाल उन्होंने 2 यूनिट लगा रखी, लेकिन जगह तो बची हुई है, तो वो ऐसे खाली पड़ी रहे, इसका क्या फायदा? उन्होंने तुम्हें दे दी कि तुम यहां चाय की कैंटीन खोल लो, क्योंकि यूनिट में काम करने तो आदमी आएगा, वो खाएगा पिएगा कुछ तो करेगा, तो वहां भी चीजें चलेंगी। तुमने उनसे किराए पर वो जमीन ले ली, अब जो किराए पर जमीन ले ली तो झगड़े होंगे ही होंगे, कभी किराएदारी को लेके होगा, कभी कुछ को होगा, कभी कुछ होगा। तब आप दोनों के बीच जो मुकदमेबाजी होगी उसके लिए केंद्र सरकार की सहमति नहीं चाहिए, क्योंकि वो तो तुम ही दोनों लोग अपना लड़ो खूब आराम से, ठीक है। तो उसने कहा कि परंतु वह व्यक्ति जो स्थावर संपत्ति के अभिधारी के तौर पर ऐसे विदेशी राज्य पर जिससे वह संपत्ति को धारण करता है या धारण करने का दावा करता है यथा पूर्वोक्त सहमति के बिना वाद ला सकेगा। यदि विदेशी राज्य आप पर मुकदमा लाए तो वो तो ले ही आएगा, आप लाना चाहते हो विदेशी राज्य पर, ठीक है, तो केंद्र सरकार की आपको सहमति चाहिए, लेकिन उस दशा में केंद्रीय सरकार की सहमति आपको नहीं चाहिए जिस दशा में आप उस विदेशी राज्य के अभिधारी के तौर पर उस विदेशी राज्य से कोई संपत्ति धारित कर रहे हो, ठीक है, उस दशा में नहीं चाहिए। आगे कहता है ऐसी सहमति, यानी जो लोग विदेशी राज्यों पर मुकदमा लाना चाहते हैं उन्हें विदेशी राज्य की सहमति चाहिए, उन्हें केंद्र सरकार की सहमति चाहिए। केवल एक दशा में उन व्यक्तियों को भी सहमति नहीं चाहिए, जब वो विदेशी राज्य की संपत्ति अभिधारी के तौर पर धारित करना, तब नहीं चाहिए, लेकिन बाकी सब मामलों में तो चाहिए। तो 86(3)(86)(2) बता रहा है कि ऐसी सहमति विनिर्दिष्ट वाद या अनेक विनिर्दिष्ट वादों, यानी एक स्पेसिफिक सूट कि इस सूट के लिए सहमति दी जाती है, अनेक विनिर्दिष्ट वादों इन सूटों के लिए परमिशन दी जाती है, ठीक है, या किन्हीं विनिर्दिष्ट वर्ग या वर्गों के समस्त वादों के बारे में दी जाती है। उन्होंने कहा कि लेबर से जो विवाद पैदा होगा, ठीक है, श्रमिक से जो विवाद उनका पैदा होगा उसमें श्रमिक ला सकेगा। विनिर्दिष्ट वर्ग के बाद, ठीक है, स्पेशल क्लास के बाद उसके बारे में विनिर्दिष्ट वर्ग के वादों के बारे में दी जा सकेगी, और वह किसी वाद या वादों के वर्ग की दशा में उस न्यायालय को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसमें उस विदेशी राज्य के विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा, ठीक है। यह भी कर सकेगी केंद्र सरकार की विदेशी राज्यों के विरुद्ध वाद सिर्फ दिल्ली के अमुक कोर्ट में आएगा, ठीक है। यह इसलिए रखा जाता है कि अगर सक्षम सिविल न्यायालय में, किसी भी सक्षम सिविल न्यायालय में वाद संसूचित करने की इजाजत रही तो हर जगह जो जुडिशियल अफसर बैठे हैं वो बहुत अच्छे
स्तर के जुडिशियल अफसर हों, ये जरूरी नहीं है। क्योंकि अब तो थोड़ा सुधार आया है। जब हम बिहार में देते थे तो मेंस में नकल होती थी, नकल ऐसे रख के जैसे परीक्षाओं में होती है, ठीक है। जैसे उत्तर प्रदेश में आज से 5-7 साल पीछे, 10 साल पीछे जैसे होती थी वैसी नकल होती थी। अब वहां विदेशी राज्य का मुकदमा चलेगा तो यहां से कटेगी, यहां से, क्योंकि वो भी ख्याली राम ही बैठे होंगे, जज साहब, वहां भी जज साहब ख्याली राम होंगे, ठीक है। इसीलिए ये कहा कि केंद्रीय सरकार उस न्यायालय को भी तय कर सकती है, करेगी नहीं कहा, कर सकती है, जहां विदेशी राज्यों के विरुद्ध मुकदमे आएंगे या विदेशी राज्य मुकदमे लाएंगे। और ये आप भी एज ए कंप्यूटर देखते होंगे, दिल्ली का पेपर बहुत शानदार होता है, ठीक है। अभी हरियाणा का पेपर हिला नहीं हिला, ठीक है। और बाकी जगहों के भी आते हैं, देखते हैं आप, 2 कौड़ी के, ठीक है। तो कैपेसिटी में फर्क होगा ही होगा। इसलिए उन्होंने कहा कि वादों के वर्गों की दशा में उस न्यायालय को विनिर्दिष्ट कर सकेगी जिसमें उस विदेशी राज्य के विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा, किंतु वह तब तक नहीं दी जाएगी। वह कौन, किसके बारे में कह रहे हैं? सहमति, केंद्रीय सरकार की सहमति, वह की जगह सहमति पड़ेगी, किंतु वह तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि केंद्रीय सरकार को यह प्रतीत नहीं होता कि वह विदेशी राज्य है। आप विदेशी राज्य के विरुद्ध मुकदमा लाना चाहते हैं तो आपको सहमति की जरूरत है सामान्य तौर पर। तो सहमति विनिर्दिष्ट वर्ग के वादों के लिए दी जा सकती है, विनिर्दिष्ट वाद के लिए दी जा सकती है, विनिर्दिष्ट वादों के लिए दी जा सकती है, और उस न्यायालय को नियत भी कर सकती है। सहमति उस न्यायालय को भी नियत कर सकती है जिसमें आप मुकदमा लाएंगे, और वो आपको तब तक नहीं दी जाएगी, यानी आपको सहमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि केंद्रीय सरकार को निम्न बातें प्रतीत न हो कि वह विदेशी राज्य है। उस व्यक्ति के विरुद्ध जो उस पर वाद लाने की वांछा करता है उस न्यायालय में वाद संस्थित कर चुका है, ठीक है। या तो यह स्थिति हो कि विदेशी राज्य तुम पर मुकदमा ला चुका है और तुम भी अब उस विदेशी राज्य पर मुकदमा लाना चाहते हो, यानी काउंटर क्लेम करना चाहते हो, ठीक है, या सेपरेट सूट लाना चाहते हो, ठीक है, तो तुम विदेशी राज्य के विरुद्ध मुकदमा लाने की अनुमति मांग सकते हो। और फिर केंद्रीय सरकार उन बातों का ध्यान रखते हुए जो उपधारा 2 में वर्णित हैं आपको अनुमति दे सकती है। एक स्थिति यह हुई जब आपको केंद्रीय सरकार विदेशी राज्य राजदूत और उनके दूतों के विरुद्ध वाद लाने की अनुमति दे देगी, ठीक है। अगर यह कंडीशन नहीं है तो दूसरी, अथवा स्वयं, यानी विदेशी राज्य की बात हो रही, स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं के भीतर व्यापार करता है, यानी विदेशी राज्य स्वयं या किसी व्यक्ति के माध्यम से, यानी निगम, कंपनी, इनके माध्यम से, ये भी तो कृत्रिम व्यक्ति हैं, आर्टिफिशियल पर्सनालिटीज हैं, इनके माध्यम से, जैसे यूनियन कार्बाइड अमेरिका जो व्यापार कर रहा है, यूनियन कार्बाइड भोपाल गैस त्रासदी हुई थी, आप लोग तब होंगे भी नहीं, ठीक है, उसके संबंध में यहां मुकदमे आए। तो स्वयं या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा उस न्यायालय की अधिकारिता के स्थानीय सीमाओं के भीतर व्यापार करता है, ठीक है, अथवा उन सीमाओं के भीतर स्थावर संपत्ति पर कब्जा रखता है और उसके विरुद्ध ऐसी संपत्ति के बारे में या उस धन के बारे में जिसका भार उस संपत्ति पर है वाद लाया जाना है, ठीक है। यानी विदेशी राज्य स्वयं किसी न्यायालय की अधिकारिता की स्थानीय सीमाओं में संपत्ति धारित करता है और मुकदमा उसी संपत्ति के संबंध में आना है या उस धन के बारे में आना है जिसकी वसूली उस संपत्ति से हो सकती है, तब आप, ठीक है, केंद्र सरकार से सहमति मांग सकते हैं और सहमति आपको मिल सकती है। These are the conditions in which you may be permitted to institute a suit against the, ठीक है, जो विदेशी राज्य है उसके विरुद्ध, राजदूत और दूतों के विरुद्ध। आगे कहता है, इस धारा द्वारा उसे दिए गए विशेषाधिकार का अधित्यजन अभिव्यक्ति अभिविक्षित रूप से कर चुका है। सहमति तब भी मिल जाएगी जबकि विदेशी राज्य ने इस धारा द्वारा जो प्रिविलेज दिए गए हैं उन्हें अभिव्यक्त रूप से या विविक्षित रूप से
त्याग दिया है। यानी 20 लोग ले आए बिना सहमति के मुकदमे, उन्होंने WSB फाइल करवा दिया अपने विधि अधिकारियों से, सारी चीजें हो गई, तो ठीक है, आपने विवेचित रूप से अधित्यजनी कर दिया, वेव कर दिया, क्योंकि ये प्रोसीजरल राइट्स हैं, तो आप छोड़ सकते हो, जिसके फायदे के लिए बने वो चाहे तो छोड़ दे, ठीक है, अन्यथा सहमति चाहिए। आगे कहता है, केंद्रीय सरकार के सचिव द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित कोई डिग्री विदेशी राज्य की संपत्ति के विरुद्ध केंद्रीय सरकार की सहमति से ही निष्पादित की जाएगी, अन्यथा नहीं। ये भी उन्होंने कहा कि केंद्रीय सरकार के सचिव द्वारा लिखित रूप में प्रमाणित कोई डिग्री विदेशी राज्य के विरुद्ध, यानी डिग्री पारित होगी, केंद्रीय सरकार का सचिव उसे लिखित रूप में प्रमाणित करेगा कि हां ये डिग्री पारित हुई है, और सम्यक प्रकार से प्रमाणित करेगा, तो ऐसे नहीं अंधोक तरह कर देगा। इंक्वायरी अपने लोगों से कहेगा जरा पता करो मुकदमा भी संस्थित हुआ, ऐसा होता है, फर्जिफिकेशन मालूम पड़ा। अभी हमारे पास एक मुकदमा है कि नामांतरण की कोई कार्रवाई संस्थिति नहीं हुई कभी, और जो कंप्यूटर फीडिंग करते हैं खतौनी खसरे की, उनसे मिल लिए, उन्हें अपने 500-500 रुपए दिए, उन्हें खतौनी में तुम्हारा नाम फीड कर दिया, कोई मुकदमा ही नहीं चला कभी। नॉर्मली तो खतौनी का इंतखाब वही लिया जाएगा, उस पर नाम किसी और का आ रहा, और जबकि किसी का नाम रेवेन्यू रिकॉर्ड में दर्ज होने की एक प्रक्रिया है, वो प्रक्रिया अपना ही नहीं गई। तो केंद्रीय सरकार का सचिव अगर प्रमाणित करेगा ये डिग्री है विदेशी राज्य के विरुद्ध पारित की गई, तो अंधोक तरह तो कर नहीं देगा, सीधी बात पता करवाएगा कि कोई मुकदमा भी चला, मुकदमा चलने के लिए जो आवश्यकताएं थी सहमति आदि की, वो सब ली गई नहीं ली गई, सारी चीजें करने के बाद वो प्रमाणित करेगा कि हाँ ये डिग्री है, और जब वो प्रमाणित कर देगा लिखित रूप में, तब उस डिग्री का निष्पादन। अब ये बात पैदा हुई, वो भी केंद्रीय सरकार की सहमति से, केंद्रीय सरकार की सहमति से, अन्यथा नहीं। और केंद्रीय सरकार की सहमति ऐसे नहीं मिल जाएगी आपको, केंद्र सरकार उनसे बात करेगी, भैया ये पारित हुई, इसे ऑनर करो, क्योंकि वो स्वेच्छा से ऑनर कर देंगे, ज्यादा अच्छी बात, अन्यथा उसमें विवाद होने की स्थितियां रहेंगी, और वो डिप्लोमेटिक रिलेशंस के हित में बात नहीं होगी, इसलिए केंद्रीय सरकार की सहमति से, अन्यथा नहीं। हो गई तो फिर जरूरत नहीं, और अगर वो अड़ ही जाएंगे कि हम तो नहीं करते, तो फिर हम सोवरन नेशन है, ठीक है, तब हम कराएंगे, ठीक है, लेकिन पहले ही दिन कराना शुरू कर दो तो हुआ ख्याली राम जज बने बैठे हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं, उनने अपने शुरू कर दिया। और आप देखते ही हैं रोज ही कि न्यायालय 20 समस्याएं पैदा कर देता है, और अननेसेसरी सरकार उसमें घिरती है फिर, इसलिए पहले ही कानून में लिख दिया गया कि केंद्रीय सरकार की सहमति चाहिए, अन्यथा नहीं, ताकि ख्याली राम अपने ख्याल उसमें, ठीक है, न कर पाए कुछ। तो ये आपका फिर कहता है, इस धारा के पूर्ववर्ती उपबंध निम्नलिखित के संबंध में वैसे ही लागू होंगे जैसे वे विदेशी राज्य के संबंध में लागू होते हैं, ठीक है, यानी इनके विरुद्ध भी वाद केंद्रीय सरकार की सहमति से ही आएगा, वही अधिकारी यानी सचिव प्रमाणित करेगा, और वही स्थितियां होनी चाहिए जो पीछे लिखी हैं। पीछे कौन सी लिखी कि संपत्ति धारित करते होंगे, वो स्वयं मुकदमा ला चुके हों, विशेषाधिकार का अधिकार, वो सारी स्थितियां इनके साथ अगर है तो उन्हीं शर्तों के अधीन इनके लिए भी अगर मुकदमा लाने की सहमतियां दी जाएंगी, ठीक है। और छठा कहता है, नहीं अच्छा 5 भी है, चलो कल इसे देख लेंगे, बाकी बचा।